एपिसोड की स्टार्टिंग इंग जोंग के रूम से होती है, जहां रुयू उसे सेड्यूस करने के लिए वैसे कपड़े पहन के लेटी थी। इंग जोंग पूछता है उससे, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? बट वो बोलती है, दरअसल मेरे जाने के लिए कोई जगह नहीं है, मैं कहाँ सोऊं? और वो उसके बेड पे सोने की बात करती है। इंग जोंग बोलता है, तो फिर मैं कहाँ सोऊंगा? तभी वहाँ इंग जोंग का टीममेट आकर बोलता है, इंग जोंग तुम मेरे साथ सो जाना। पर उसके लक्षण ठीक नहीं थे, इसलिए इंग जोंग जमीन पे सोने का फैसला करता है। अगली सुबह रुयू दिखाई जाती है, जिसके पीछे लड़कों की लाइन लगी थी। सब उसे डेट के लिए पूछने आए थे। तभी वहाँ वही बंदा आता है जो पिछले एपिसोड में मूजी से मूवी के लिए पूछ रहा था। उससे यंग मास्टर बुलाया जाता है। वो आकर अपने पैसे उन लड़कों के मुंह पे मारता है, क्योंकि उस लड़के ने उसे उल्टा बोला था। तभी वहाँ मूजी आ जाती है, जो रुयू को यहाँ देख के सोचती है, ये यहाँ क्या कर रही है। तभी यंग मास्टर उसे रिंग देकर डेट पे चलने के लिए बोलता है, पर मूजी बोलती है, तुम उस ठड़की लड़की को डेट पे ले जा सकते हो। पर रुयू बोलती है, मेरे बीएफ बनने के लायक यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ इंग जोंग के अलावा। और वो इंग जोंग की ओर उंगली करती है। यहाँ इंग जोंग ये सोचते हुए आ रहा था, वो मूजी को क्या बोलेगा। तभी मूजी इंग जोंग के पास आकर मूवी के लिए चलने को बोलती है, पर अचानक रुयू इंग जोंग से चिपक के बोलती है, मुझे भी मूवी देखना है। मूजी को गुस्सा आ जाता है कि वो उसके बीएफ को छीनने की कोशिश क्यों कर रही है, और वो दोनों इंग जोंग को लेके छीना झपटी करने लगते हैं। यहाँ यंग मास्टर से ये बर्दाश्त नहीं होता कि इंग जोंग ने फिर से उसकी बंदी छीन ली, मूजी को छीन ली, इसलिए वो उसे बदला लेने की कसम खाता है। यहाँ इंग जोंग अब दोनों के साथ मूवी पे गया था, पर वो दोनों मूवी के बदले इंग जोंग को घूरे जा रही थी, और दोनों यही बोलती है, इंग जोंग मेरा है। तभी मूजी मूवी देख के डरने की एक्टिंग करती है और इंग जोंग से चिपक जाती है। ये रुयू देख नहीं पाती और वो इंग जोंग को किस कर देती है। मूजी ये देख के हैरान हो जाती है और वो भी किस करने जाती है, पर इंग जोंग नीचे हो जाता है, जिससे किस वो दोनों लड़कियां एक दूसरे से कर लेती है और रियलाइज होने के बाद हट के मुंह पोंछने लगती हैं। अब वो लोग बाहर आ गए थे, बट बाहर बारिश हो रही थी। वो दोनों दूसरे लड़के को देखते हैं जो अपनी जीएफ को जैकेट से बचाते हुए लेके जा रहा था। इंग जोंग भी अपना जैकेट खोलने लगता है, पर वो दोनों पागल बिल्लियों की तरह उसका जैकेट छीनने लगती हैं और फाड़ देती हैं, जिस चक्कर में इंग जोंग जमीन पे जा गिरता है। वो दोनों उससे पूछती है, वो ठीक तो है। अगली सुबह इंग जोंग मूजी के लिए सॉरी गिफ्ट लेके जाता है, क्योंकि उसे लगता है मूजी को गलतफहमी हो गई है इंग जोंग और रुयू को लेके। तभी उसे रास्ते में यंग मास्टर दिखता है, जो अपने पंटर के साथ खड़ा था, सिर्फ इंग जोंग को मारने के लिए। वो सारे लड़कों को ऑर्डर देता है कि इंग जोंग के हाथ पैर तोड़ दो, पर इंग जोंग उन सब को उल्लू बना के भागने लगता है। तभी उसे रुयू और मूजी देख लेती है। रुयू उन पे हमला कर देती है और मूजी भी आकर सबसे फाइट लेती है। दोनों धांसू फाइट करते हैं। एक बार फिर यंग मास्टर हार जाता है और रोने लगता है। यहाँ इंग जोंग मूजी को वो गिफ्ट देता है जो वो उसके लिए लाया था। उसने पहली बार किसी लड़की को गिफ्ट दिया था, और लाया भी क्या था, चिकन टॉय। ये देख मूजी गुस्सा हो जाती है। यहाँ रुयू उन्हें देखती है और रोने जैसा शक्ल बना लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वो चली जाती है। ऊपर से रुयू के मास्टर देख रहे थे और बोलते हैं, रुयू मुझे निराश मत करना। अब हमें मूजी दिखाई जाती है, जो इंग जोंग के गिफ्ट के साथ शर्माते हुए जा रही थी, और इंग जोंग भी उसके साथ था। तभी उन्हें रुयू दिखती है। यहाँ इंग जोंग को फील होता है वो बिल्कुल अकेली है, जैसे मैं था। इसलिए वो मूजी से परमिशन लेता है रुयू से बात करने के लिए, और रुयू के पास जाता है। यहाँ रुयू चिल्ला देती है उस पे और बोलती है, मैं तुम्हारे करीब बस इसलिए आई क्योंकि तुम्हारा लेवल काफी बढ़ गया था। मुझे लगा तुम मेरी रक्षा कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम दोनों को खत्म कर देती। पर इंग जोंग बोलता है, मैं अभी भी तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और यहाँ इंग जोंग उसे मूजी को गलत बोलने से भी रोकता है और उसके पास्ट के बारे में बोलता है कि उसने कितना दुख झेला है। जब इंग जोंग रुयू को प्यार से समझा रहा होता है, तब वो इमोशनल होकर चली जाती है। यहाँ मूजी बोलती है, उससे ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ,
वरना मुझे जलन होगी। दूसरी ओर हमें क्लास में एक कपल दिखाया जाता है जो रोमांस कर रहे थे, पर उनके खेल के बीच में वही बुढ़ा आ जाता है। रूयू के मास्टर घुस आते हैं जो बोलते हैं, तुम ठड़की हो, गंदी बातें करते हो और हरकतें भी गंदी है। तुम दोनों मेरे कल्टीवेटर के बीच में आ रहे हो। और वो बुढ़ा लड़के को मार देता है, लड़की को भी फिनिश कर देता है और बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे फिंड आर्ट का ब्रेक थ्रू इतना नज़दीक आ जाएगा। फिंड आर्ट एक तरीके का एविल मेथड होता है। वो बुढ़ा बोलता है, रुयू नाम का बीज जो मैं इतने सालों से उगा रहा हूँ, आखिरकार फसल तैयार होने वाला है। यहाँ रुयू उसी बुढ़े के पास आती है और सब बताती है कि इंगजोंग की पावर अचानक बढ़ गई थी, वो कुछ नहीं कर पाई और निराश करने के लिए सॉरी बोलती है। पर वो मास्टर बोलता है, जब मैं इन दोनों का खून पी लूंगा तो मुझे यकीन है कि मेरी लेवल बढ़ जाएगी और मैं 10 दिन बाद उन दोनों कल्टीवेटर को मार दूंगा और उनका खून पीने के बाद मैं को फॉर्मेशन के लास्ट स्टेज पे पहुंच जाऊंगा। बस इन 10 दिन के लिए वो रुयू को उनके साथ रहने के लिए बोलते हैं। अब रुयू जाते हुए सोचती है, अगर इस बुढ़े ने फिंडाट पूरा कर लिया तो वो भी मारी जाएगी। दूसरी ओर इंगजोंग रुयू से मिलने जंगल में आया था जहां उसे रुयू ने बुलाया था। वो वहां आती है और इस बार वो दोबारा इंगजोंग की स्पिरिट एनर्जी देखना चाहती थी और हर तरीके आजमाती है जिससे इंगजोंग अपने पावर को यूज करे, पर वो हर वार से बच जाता था पर पावर यूज नहीं करता था। लास्ट में वो उस पे वार कर देती है पर उसे मार नहीं पाती और रोते हुए बोलती है, इंगजोंग तुमने अपना पावर यूज क्यों नहीं किया? तुम्हें डर नहीं लगता? मैं तुम्हें मार भी सकती थी। उसने बोला, मेरी स्पिरिट एनर्जी सिर्फ तुम्हारी रक्षा करने के लिए है। उस टाइम पे रुयू को कुछ महसूस होता है, तभी वहाँ से मूजी निकल आती है और इस पॉइंट पे रुयू मूजी और इंगजोंग को अपने मास्टर के बारे में फुल डिटेल दे देती है कि उसके मास्टर उन्हें जल्द ही खत्म कर देंगे क्योंकि जल्द ही वो को फॉर्मेशन के मिडिल स्टेज पे पहुंचने वाले हैं। फिर उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा हमें खत्म करने से। यहाँ वो पागल बुढ़ा खोपड़ी लेके बैठा था और बोलता है, जल्द ही मैं को फॉर्मेशन के मिडिल स्टेज पे पहुंचने वाला हूँ, बस उसके बाद मुझे वो दोनों कल्टीवेटर चाहिए। अब यहाँ इंगजोंग बोलता है, हमारी प्रॉब्लम वो इंसान है जिसने रुयू को भड़काया है। और वो रुयू से पूछता है कि वो बचपन से ही अपने मास्टर के पास ट्रेनिंग कर रही है ना। ये सुन के वो उदास हो जाती है और अब हमें रुयू का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ रुयू एक छोटी सी बच्ची होती है और उसमें बचपन से ही बहुत ताकत होती है। यहाँ रुयू के मॉम डैड को दिखाया जाता है जो बहुत खुश थे अपनी बेटी और अपनी लाइफ से। उसकी मॉम रुयू को लंच देती है और रुयू निकल जाती है। हमें दिखाया गया है कि रुयू का बचपन से ही कोई भी दोस्त नहीं है, सब उसका मजाक बनाते हैं और उस पे पत्थर फेंकते हैं, पर रुयू को उन्हें हैंडल करना आता था। अब रुयू एक गुफा में आती है जहां उसने एक स्नेक स्पिरिट को रखा हुआ था। वो उस स्नेक के लिए लंच लाई थी और उसके लिए दवा भी लाई थी जो रुयू उसे लगाती है और उसे रखने को बोलती है। दरअसल ये स्नेक स्पिरिट रुयू को जंगल में बेहोश मिली थी। वो स्नेक ये सब देख के इमोशनल हो जाती है, पर रुयू उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। वो उसे बोलती है, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, फिर कल्टीवेट करके रूप बदल लेना, तब मैं तुम्हें अपने गांव ले जाऊंगी। अब वो दोनों काफी टाइम स्पेंड करते हैं और रुयू वापस आ जाती है। रुयू के मॉम डैड भविष्य बताते थे लोगों को और यही उनका काम था। एक बार रुयू को उस भीड़ में से एक आदमी बुलाता है पर वो उसे इग्नोर करके जा रही होती है, पर वो बोलता है, तुम उस मॉन्स्टर से दूर रहो वरना तुम सब खो दोगी। ये सुन के रुयू हैरान हो जाती है, पर रुयू को उसके बातों से फर्क नहीं पड़ता। एक बार रुयू अपने स्नेक फ्रेंड से मिलने जा रही थी पर उस गुफा में उसे खून ही खून दिखता है। वो दौड़ के वापस जा रही होती है पर गिर जाती है। तब वो अपने गांव की ओर देखती है जहां आग लग चुकी थी। अब हमें गांव का सीन दिखाया जाता है जहां वो स्नेक स्पिरिट सब लोगों को एक एक करके मार रही थी और एविल स्माइल करती है। रुयू अपने गांव आकर अपने मॉम डैड को देखती है जो कि अब इस दुनिया से जा चुके थे। उसकी हालत खराब हो जाती है, वो बहुत रोती है। फिर उसे वो आदमी दिखता है, वो उसके पास जाती है,
वो आदमी बोलता है वो जंगल की ओर गई है। इतना बोल के वो टपक जाता है और अब उसके सर पे खून सवार था। वो बस स्नेक से बदला लेना चाहती थी। वो जा रही होती है, तभी उसका सामना मास्टर से होता है जो उसे एक तलवार देता है जिससे वो उसे मार पाएगी। अब वो स्नेक स्पिरिट को खोजती है जो उसे जंगल के बीच मिलती है। वो पूछती है तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, पर वो कुछ बोलती नहीं, बस रुयू की ओर आती है। रुयू को लगता है वो उस पे हमला करेगी, इसलिए वो उसके पेट में तलवार मार देती है। पर वो स्नेक स्पिरिट बस रुयू को वही दवा लगाने आई थी जो उसने उसे दिया था। वो उसे दवा लगा देती है और उसके गले लग के अपना दम तोड़ देती है। ये देख रुयू को बर्दाश्त नहीं होता, ये मैंने क्या किया, और उसकी आंखों के सामने सारे मेमोरी आ रहे होते हैं जो उसने उसके साथ बिताए थे। अब वो स्नेक स्पिरिट के लिए बहुत रोती है। अब रुयू को उसका मास्टर दिखता है जो हवा में उड़ रहा था। उसे लगता है ये इमॉर्टल है तो ये मेरी फैमिली को बचा लेगा, पर वो बोलता है मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं बचा सकता, ये मेरे नियम के खिलाफ है। यहाँ रुयू बोलती है अब मेरा क्या होगा, मेरे दिल में अब बहुत दर्द है, मैं कहाँ जाऊँ। तभी उसका मास्टर रुयू को बोलता है मेरे साथ इमॉर्टल बनना चाहोगी, क्योंकि कल्टीवेटर के अंदर कोई फीलिंग या भावनाएं नहीं होती, ना कोई दर्द होता है। ऐसा करने से तुम्हारे दर्द मिट जाएंगे। इस बात पे रुयू उसे अपना मास्टर बना लेती है। पर एक दिन रुयू ने ट्रेनिंग के दौरान अपने मास्टर को देखा था जो किसी तरह का एविल आर्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, सिर्फ अपने लेवल को बढ़ाने के लिए। यहाँ तक कि उनका रुयू की तरफ देखने का नजरिया बदल गया था। ऐसा लगता था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा है। अब वो उन्हें बोलती है कि एविल आर्ट आम लोगों के खून का इस्तेमाल करता है लेवल को बढ़ाने के लिए, पर अगर वो बुढ़ा किसी कल्टीवेटर को मार देगा तो वो आसानी से अगले लेवल पे पहुंच जाएगा। यहाँ ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं ये सुन के। अब रुयू बोलती है पहले मुझे ऑर्डर मिला था तुम्हारे नज़दीक जाने का, पर अब बहुत देर हो जाएगी। अगर उसने एविल आर्ट पूरा कर लिया तो हमारी स्पिरिट एनर्जी ज़बरदस्ती छीन ली जाएगी, मतलब मौत पक्का है। पर रुयू ये भी बोलती है अगर हम एक साथ लड़ेंगे तो हो सकता है हम जीत जाए। तभी इंगजोंग बोलता है तुम अपने मास्टर के खिलाफ जाना चाहती हो, तो वो यही बोलती है मेरा मास्टर मेरे स्पिरिट एनर्जी के पीछे काफ़ी टाइम से पड़ा है। मेरी अंतरात्मा मुझे चेतावनी दे रही है कि मेरी मौत करीब है। और वो अपने मास्टर के बारे में बोलती है कि मेरे मास्टर का कल्टीवेशन टैलेंट बहुत बुरा है। इतने सालों से दूसरे कल्टीवेटर का खून चूसने के बाद वो को फॉर्मेशन तक पहुंचा है। अगर ऐसा ही चलता रहा को फॉर्मेशन तक पहुंचने से पहले मैं उसके हाथों मारी जाऊंगी। पर मूजी बोलती है हम तीनों मिलके भी उसे हरा नहीं पाएंगे। यहाँ रुयू का कहना था कि उसके एविल आर्ट की एक घातक कमजोरी है, अगर हम उसे अपने जाल में फंसाए तो आराम से उसे हरा पाएंगे। अब वो लोग एक होटल में थे। मूजी बोलती है तुम हीरो की तरह रुयू की हेल्प क्यों करना चाहते हो। वो बोलता है क्योंकि मेरे डैड ने मेरे नाम के आगे हीरो लगाया था इसलिए। अब मूजी हार मान लेती है और लड़ने को रेडी हो जाती है। इंगजोंग खुश हो जाता है। अब यहाँ मूजी बोलती है कि उसने इंगजोंग के मन में एक रोशनी का गोला देखा था जो उसके फैमिली के एनर्जी की तरह था, और ये एनर्जी वो बिल्कुल भी नहीं था जो इंगजोंग ने मूजी से हासिल की थी, और उसकी ताकत बहुत ज़्यादा थी। जितनी एनर्जी मूजी ने देखी उससे कई ज़्यादा। अब वो बोलती है अगर तुम उस एनर्जी को यूज़ करना सीख जाओ तो हम उस बुढ़े को हरा पाएंगे। यहाँ इंगजोंग को पता नहीं था उस एनर्जी को यूज़ कैसे करना है, तो मूजी उसे बोलती है ये एनर्जी एक हथियार या स्पिरिट वेपन जैसी होनी चाहिए, तुम्हें बस अपना खून का इस्तेमाल करके इसे कांटेक्ट करना होगा, पर सावधानी से, क्योंकि आमतौर पर ताकतवर हथियार के अंदर ताकतवर मॉन्स्टर स्पिरिट होती है जिसकी अपनी चेतना होती है, उसी से हथियार को अद्भुत शक्ति मिलती है। अब मूजी बोलती है पर हथियार के स्पिरिट को आज़ाद करना खतरनाक भी हो सकता है, पर इंगजोंग ये करने को तैयार था। उसे लगता है कि हो सकता है वो हथियार के स्पिरिट हमारी हेल्प कर सके, इसलिए मूजी इंगजोंग का हाथ थोड़ा सा काट देती है, जिस ब्लड से इंगजोंग के हथियार की स्पिरिट निकल आती है जो कि एक लड़की थी, और उसकी स्पिरिट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा थी, जो इंगजोंग को बोलती है मास्टर
मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। इंग जोंग उस बुढ़े को हराने की बात करता है, पर वो स्पिरिट बोलती है मेरी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, पर आप मुझे पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप जो लेवल पे हो उसके लिए आप बस 1 मिनट के लिए मुझे बुला सकते हैं। ये बोल के वो चली जाती है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। यहाँ इंग जोंग जा रहा होता है ये सोचते हुए कि रुयू का प्लान क्या था। दरअसल रुयू का प्लान ये था कि वो लोग भागते हुए अपने सुराग पीछे छोड़ते जाएंगे, फिर वो अपने यंग फ्लेम अरे में फंसाकर बुढ़े को खत्म कर देंगे। यही उसका प्लान था। अब इंग जोंग को यंग मास्टर यानी वो लड़का मिलता है जो 2 बंदों को लाया था अपने साथ, और इंग जोंग से मूजी को मांगता है, पर इंग जोंग उसे लड़ने को तैयार हो जाता है। वो 2 बंदे इंग जोंग पे हमला कर देते हैं। दरअसल वो 2 बंदे एक लड़का और एक लड़की थे। तभी वहाँ मूजी और रुयू आ जाती है उसे बचाने, और वो दोनों उन पे हमला करते हैं, पर उनके पास भी पावर थी जिससे मूजी और रुयू के पावर का उस पे कोई असर नहीं होता। वो दोनों अपने पावर से रुयू और मूजी को बांध देते हैं और उनके हथियार मांगते हैं। दरअसल वो लोग वेपन हंटर थे। तभी इंग जोंग उनसे लड़ाई करने जाता है, पर वो उस पे भी वार कर देते हैं जिससे वो गिर जाता है। अब वो उसे मारने ही वाले थे कि वहाँ धमाका होता है और वहाँ इंग जोंग की वेपन स्पिरिट आ गई थी उसे बचाने। वो मूजी और रुयू को छुड़ा लेती है। ये देख वो दोनों हैरान थे। वो लड़की भागने लगती है, पर मूजी उसके एक लगाती है। फिर वो लोग मूजी और रुयू से माफी मांगते हैं और यंग मास्टर ये देख के भाग जाता है। यहाँ वो बुढ़ा दिखाया जाता है जो रुयू पे प्राउड फील कर रहा था और बोलता है जल्द ही तुम सब मेरे को फॉर्मेशन के लास्ट स्टेज के लिए बलि चढ़ने वाले हो। अब हमें ये 4 एक साथ दिखते हैं, मतलब यहाँ वेपन स्पिरिट भी होती है जिसका ये लोग मिलके नाम रखते हैं और नाम लिंग अर रखते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि इंग जोंग के साथ जो पिछले बार मूजी के पूर्वज दिखाए गए थे, उन्होंने इंग जोंग को वहाँ जो भी हुआ वो सारी बात बताने के लिए मना किया था। खैर अब रुयू चली जाती है यंग फ्लेम अरे की तैयारी करने, लड़ाई की तैयारी करने। अब मूजी भी बोलती है मुझे भी तैयारी करनी होगी। वो इंग जोंग को बोलती है तुम जुगाड़ बैठा के रखना लड़ाई के बीच बच के निकलने के लिए, क्योंकि उसे लगता है जीतने के चांस काफी कम हैं। अब यहाँ इंग जोंग और लिंग अर थे जो इंग जोंग को बोलती है मूजी ठीक बोल रही है मास्टर, आपकी कल्टीवेशन लेवल काफी कम है, आप उसे हरा नहीं सकते। यहाँ इंग जोंग परेशान होता है और बोलता है मैं औरतों के पीछे ऐसे छुप नहीं सकता। इतना परेशान देख के लिंग आर एक पोर्टल खोलती है जिसमें वो दोनों समा जाते हैं। यहाँ मूजी सब देख रही थी। वो उम्मीद करती है कि लिंग आर उसे भागने का तरीका बता दे, क्योंकि उन सब का हारना तय था। अब वो लोग बीट्स की दुनिया के अंदर थे। यहाँ लिंग आर अपने बारे में बताती है कि कल्टीवेशन की दुनिया में बहुत सारे तलवार और स्पिरिट वेपन मौजूद हैं। पहले लिंग आर भी उसके मास्टर के द्वारा बनाई गई वेपन स्पिरिट थी। उसमें 10 खजानों का यूज किया और 10 साल का पूरा स्पिरिट एनर्जी उसमें भर के काम रियल में रखा गया। अब यहाँ वो बोलती है अगर मुझसे कोई छेड़छाड़ करेगा तो 10 किलोमीटर दूर तक विस्फोट हो जाएगा। अब इंग जोंग बोलता है तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है तो कोई तरीका है को फॉर्मेशन को हराने का। पर लिंग आर बोलती है हो तो सकता है, पर आप मुझे कभी नहीं देख पाएंगे उसके बाद। ये सुन के इंग जोंग सैड हो जाता है और यही बोलता है मेरे अंदर इतना पावर है फिर भी मैं उसे यूज नहीं कर पाता, मैं कमजोर हूँ, मेरे बस की कुछ है ही नहीं। अब लिंग आर उसे सैड देख के बोलती है आप कपड़े खोल लीजिए और आंख बंद करके बैठ जाइए, मैं आपके अंदर स्पिरिट एनर्जी सम्माहित कर देती हूँ। पर इंग जोंग को हंसी आती है, पर वो ध्यान लगाने की कोशिश करता है। उसके बाद उसे अच्छा लगता है और थोड़ी बहुत एनर्जी आ जाती है उसमें। अब यहाँ लिंग आर बोलती है आपकी कल्टीवेशन स्पीड काफ़ी तेज़ है, 10 या 11 साल में आप अच्छे से सीख जाओगे। पर यहाँ इंग जोंग को अभी सीखना था क्योंकि लड़ाई नज़दीक थी।
तो लिंगार दूसरा तरीका बताती है जिसमें वो अपने पावर का इस्तेमाल करके इंगजोंग की मेरिडियंस खोलने में मदद करेगी, जिससे वो अपने पावर का इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा ताकतवर स्पिरिट एनर्जी पाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, पर इंगजोंग इसके लिए तैयार था और लिंगार शुरू कर देती है, जिससे थोड़ी ही देर में इंगजोंग की वाट लग जाती है। उससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पर वो बिल्कुल भी नहीं चिल्लाता और बर्दाश्त करता है, ये सोच के कि मुजी और रुयू के पास्ट से ज़्यादा दर्दनाक नहीं है, मैं सह लूँगा। लिंगार पूछती है, मास्टर आप ठीक तो हैं? पर इंगजोंग ये काम करते रहने को बोलता है। काफ़ी टाइम बाद जाकर ये ख़त्म होता है और लिंगार उसकी तारीफ करती है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चिल्लाया। तभी हमें वहाँ एक ट्री दिखाया जाता है जिसकी आंखें भी थी, वो भी लाल, और वो सीधा इंगजोंग की तरफ आता है। यहाँ लिंगार बोलती है, मास्टर संभाल के। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।